दोस्तों, आज की दुनिया किसी फिल्म के उस सीन जैसी है जहां बैकग्राउंड में सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ पकड़ा होता है। और अगर इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म इलाका देखना हो तो वो है मिडिल ईस्ट। खासतौर पर ईरान। बाहर से लगेगा सब कंट्रोल में है, लेकिन अंदर हालात ऐसे हैं कि हर गुजरता दिन टेंशन बढ़ा रहा है। अमेरिका और ईरान की लड़ाई अब सिर्फ भाषणों या कैमरों तक सीमित नहीं है। ये वो गेम है जहां चालेल शब्दों से नहीं, कदमों से चली जाती है। अमेरिका जानता है कि ईरान इस वक्त अंदर से मजबूत पोजीशन में नहीं है। आम लोग परेशान हैं, इकोनॉमी दबाव में है और सिस्टम पहले ही स्ट्रेस झेल रहा है। और जब सामने वाला कमजोर हो तो दबाव बढ़ाना अमेरिका की पुरानी आदत रही है। लेकिन कहानी यहां सीधी नहीं चलती, क्योंकि इसी बीच एक ऐसा देश मूव करता है जो आमतौर पर शोर मचाकर नहीं खेलता। भारत। दुनिया को लगा कि भारत सिर्फ अपने लोगों को सुरक्षित निकालने में लगा है, और हां, यह सच है। भारत अपने नागरिकों को कभी मुश्किल हालात में नहीं छोड़ता। लेकिन यही पूरी कहानी नहीं थी। असल बात यह है कि भारत ने पर्दे के पीछे कुछ ऐसा प्लान किया जिसने वॉशिंगटन को सोच में डाल दिया। भारत की तरफ से सैकड़ों ट्रकों का एक पूरा काफिला ईरान की ओर बढ़ने वाला है। और ये कोई सिंपल ट्रेड नहीं है, ना ही कोई इमोशनल मदद। ये एक सोचा समझा ठंडे दिमाग से खेला गया कूटनीतिक दांव है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका सब देख रहा है, लेकिन रोक नहीं पा रहा, ना सीधे ना घुमा फिराकर। भारत बिना किसी टकराव के अपनी लाइन पर चल रहा है। अब यहीं पर सवाल खड़ा होता है, भारत आखिर ऐसा रिस्क क्यों ले रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल, बहुत जिस अमेरिका के प्रतिबंध दूसरे देशों की कमर तोड़ देते हैं, वही अमेरिका भारत के इस कदम पर बेबस क्यों दिख रहा है? उन ट्रकों में ऐसा क्या है जो इस पूरे मामले के साथ कर रहे हैं वो इतना सेंसिटिव बना देता है? यही वो पॉइंट है जहां से ये कहानी सिर्फ ईरान या अमेरिका की नहीं रहती, बल्कि भारत की रणनीति की कहानी बन जाती है। और आज इसी को हम आसान भाषा में एक एक परत खोलकर समझेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, किसी भी देश को समझने के लिए उसके नेताओं के बयान नहीं, उसके आम आदमी की जिंदगी देखनी पड़ती है। और अगर आज ईरान की सड़कों पर उतर कर देखो तो वहां की कहानी न्यूज की हेडलाइन से कहीं ज्यादा भारी है। ईरान इस वक्त ऐसे आर्थिक दौर से गुजर रहा है जहां पैसा होते हुए भी आदमी खुद को गरीब महसूस करता है। वजह सीधी है, पैसे की कीमत हर दिन पिघल रही है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि जो चीज आप सुबह खरीदते हैं वही शाम तक महंगी हो जाती है। ना कोई त्योहार, ना कोई संकट, बस रोज की कहानी। दूध, ब्रेड, दवाइयां, सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है। लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत का फल उनकी जेब तक पहुंच ही नहीं पा रहा। और ऊपर से बेरोजगारी। युवाओं के पास डिग्रियां हैं, काबिलियत है, लेकिन काम नहीं है। फैक्ट्रियां सुस्त पड़ी हैं, बिजनेस दबाव में है, तो नए मौके पैदा ही नहीं हो रहे। अब जरा इस बात पर ध्यान दो। हम अक्सर जब महंगाई की बात करते हैं तो पाकिस्तान, वेनेजुएला या जिम्बाब्वे का नाम लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस वक्त ईरान की हालत इन सब से भी ज्यादा खराब है। ईरान हमारे ही इलाके का देश है, लेकिन वहां महंगाई पूरी तरह कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। भारत में अगर महंगाई 4 से 5% तक पहुंच जाए तो हंगामा मच जाता है। पड़ोसी देशों में 7 से 9% को भी लोग भारी मानते हैं। लेकिन ईरान में महंगाई 35 से 40% पर टिक कर बैठी हुई है। और ये कोई एक दो महीने की बात नहीं, ये लंबे वक्त से चल रहा जख्म है। और जब किसी देश में महंगाई इतनी देर तक जमी रहे तो वह सिर्फ आंकड़ा नहीं होती, वह सिस्टम को अंदर से तोड़ देती है। अब जरा यह भी सुनो, 2025 के आखिर तक ईरान में महंगाई 50% से ऊपर निकल चुकी थी। मतलब आधे से ज्यादा पैसा सिर्फ हवा हो चुका था। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं खुद मान रही हैं कि 2026 में भी ईरान को राहत मिलती नहीं दिख रही। और सबसे दर्दनाक हालत ईरान की करेंसी की है। ईरानी रियाल अब मजबूत नोट नहीं रहा। उसकी वैल्यू इतनी गिराल के साथ में किसी प्रभावित करेंसी की तारात चुकी है कि लोगों को अपनी बचत पर भरोसा नहीं रहा। जो पैसा सालों में जोड़ा था, वही पैसा अब कुछ महीनों में बेकार हो जाता है। सोच के देखो, अगर सुबह तुम बाजार जाओ और सब्जी वाले को पैसे देने के लिए जेब नहीं, थैला खोलना पड़े, और फिर भी वो बोले भैया और लाओ। ईरान में आज हालत कुछ ऐसी ही है। वहां नोटों की कमी नहीं है, कमी है उन नोटों की कीमत की। जनवरी 2026 तक पहुंचते पहुंचते एक खरीदना एक आम आदमी के लिए सपना बन चुका है। इतने रियाल देने पड़ते हैं कि गिनती करने से पहले थकान आ जाए। मतलब ये नहीं कि लोग कमा नहीं रहे, मतलब यह है कि कमाई की कोई अहमियत ही नहीं बची। अब जरा ईमानदारी से सोचो, जिस देश के पास तेल का पहाड़ बैठा हो, वह देश गरीब कैसे हो सकता है?
यही वह सवाल है जहां कहानी पलटती है। ईरान की दिक्कत अंदर से नहीं बाहर से आई है, उसकी कमर लड़ाई से नहीं टूटी, सिस्टम से तोड़ी गई है। तेल है, खरीदार भी है, लेकिन रास्ते बंद है। पैसा आने का रास्ता अमेरिका ने ऐसा नहीं किया कि ईरान पर हमला कर दिया हो। उसने इससे चालाक तरीका चुना। उसने कहा तेल बेचो लेकिन पैसा मत लो, और ये कोई मजाक नहीं था। डॉलर से काट दो तो देश अपने आप घुटने टेक देता है, क्योंकि दुनिया भावनाओं से नहीं पेमेंट से चलती है। यहीं पर ईरान को वैश्विक बैंकिंग सिस्टम से लगभग बाहर धकेल दिया गया। ना सही से बेच सकता है, ना सही से खरीद सकता है। अब यहां ज्यादातर देश पीछे हट गए, डर गए, लेकिन भारत ने डरने के बजाय हिसाब लगाया। भारत को तेल चाहिए था, ईरान को खरीदार डॉलर बीच में फंसा हुआ था, तो भारत ने उसे साइड में कर दिया। कोई भाषण नहीं, ये 20 के बाद भाषण में तेल चाहिए बीच में फेंचा था। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस तरीका बदला। तेल आया, पैसा भारत में ही रुका, रुपयों में। ईरान को वह रुपए बाहर ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो उसी पैसे से भारत से खाना खरीदता रहा, दवा लेता रहा, जरूरी सामान उठाता रहा। सीधी भाषा में कहें तो दोनों ने एक दूसरे की जरूरत पूरी कर ली, बिना किसी तीसरे की इजाजत के। यह कोई हीरो वाली कहानी नहीं है, यह मजबूरी की समझदारी है। अमेरिका को किसी देश से उतना डर नहीं लगता जितना डर उसे एक चीज से लगता है कि कहीं डॉलर की पकड़ ढीली ना पड़ जाए। क्योंकि डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं है, वह अमेरिका की ताकत की रीढ़ है। जिस दिन दुनिया ने कहा ठीक है अब डॉलर के बिना भी काम चल जाएगा, उस दिन अमेरिका आधा रह जाएगा। इसीलिए जब भारत और ईरान जैसे देश आपस में अपनी अपनी करेंसी में लेना देन करने लगते हैं, तो वॉशिंगटन में बेचैनी बढ़ जाती है। ऊपर से वो शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर अलार्म बजता रहता है, और उसी बेचैनी में धमकियां हमें निकलती है। जो ईरान से व्यापार करेगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी, टैक्स की, दबाव की, सजा की। और हां, इस लिस्ट में भारत का नाम छोटे अक्षरों में नहीं लिखा है, क्योंकि भारत वो देश है जो सुनता सबका है लेकिन करता अपना है। अब सवाल वही है जो हर भारतीय के दिमाग में आता है। अगर अमेरिका कल बोले 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, तो क्या भारत पीछे हट जाएगा? जवाब है नहीं। भारत शोर नहीं करता, तैयारी करता है। और यही फर्क है। आज भारत थोड़ा संयम में दिख रहा है, तो उसे कमजोरी मत समझना। इस वक्त भारत की पहली चिंता वो लोग हैं जो उस इलाके में फंसे हुए हैं। पहले इंसान सुरक्षण के लिए पूरे वाली पारिशाबी थोड़ा संयम में दिख रहा है, इत फिर राजनीति। लेकिन जैसे ही अपने लोग बाहर आएंगे, आप देखोगे कि भारत की भाषा बदल जाती है। अब आते हैं उस चीज पर जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। ट्रकों का काफिला। जल्द ही तस्वीरें सामने आएंगी, लंबी लाइन, एक के पीछे एक ट्रक ईरान की तरफ बढ़ते हुए। यह ट्रक कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, यह संदेश है। और उन ट्रकों में ना मिसाइल है, ना गोला बारूद। भारत वो देश नहीं जो आग में घी डाले। उन ट्रकों में होगा खाने का सामान, दवाइयां, मेडिकल मशीनें, और वो चीजें जो आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी हैं। क्योंकि वहां राजनीति नहीं भूखी है, लोग भूखे हैं। वहां अस्पताल खाली हैं, नारे नहीं। और बदले में ईरान से जो आएगा वो भी कोई रहस्य नहीं। खेती से जुड़ा सामान, सूखे मेवे, केसर जैसे प्रोडक्ट, मतलब साफ है। दोनों तरफ फायदा, किसी तीसरे को नुकसान नहीं। अब यहीं पर लोग पूछते हैं अमेरिका रोकेगा नहीं। यहीं भारत ने असली चाल चली है। भारत किसी छेद से नहीं, सीधे कानून से खेल रहा है, जिसे कहते हैं मानवीय व्यापार। दुनिया का कोई भी कानून, कोई भी प्रतिबंध किसी बीमार को दवा देने से नहीं रोक सकता, किसी भूखे को खाना देने से नहीं रोक सकता। यह बात अमेरिका भी जानता है और यूएन भी। अगर अमेरिका इस पर उंगली उठाएगा तो उंगली उसी पर वापस आएगी, और भारत को कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस सवाल पूछा जाएगा, क्या आप सच में दवाइयों पर टैक्स लगाना चाहते हैं? यही खेल पलट जाता है। इसीलिए इसे जिद नहीं कहते, इसे समझदारी कहते हैं। बिना लड़े जीतने की कोशिश। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक और अहम किरदार है जिसे हम भूल नहीं सकते। चाबहार पोर्ट ये सिर्फ कोई बंदरगाह नहीं है, ये भारत के लिए सुनहरा रास्ता है। सोचिए, एक ऐसा रास्ता जो हमें सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक ले जा सके, और जो पाकिस्तान की बंद दीवार को भी पार कर दे। भारत ने इस पोर्ट में अरबों रुपए निवेश करा रहे। ये और सिर्फ निवेश ही नहीं किया, बल्कि रणनीति बनाई। क्योंकि जब रास्ता बंद हो तो खुद का रास्ता बनाना ही पड़ता है। यही चाबहार पोर्ट अब भारत को सिर्फ ईरान तक नहीं, बल्कि रूस और यूरोप तक व्यापार का रास्ता देता है। इसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ में देखने के लिए बना रखिए भी छारकीय, ताकि वी पर छारकीय ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहते हैं। अब आप सोचिए, वही ट्रक जो भारत से निकलेंगे, उनमें क्या जाएगा? कोई हथियार नहीं, कोई गोला बारूद नहीं। वहां जाएगा सहायता का सामान, दवाइयां, चावल, बुनियादी जरूरत की चीजें, बच्चों के लिए दूध, अस्पतालों के लिए दवाइयां। भारत ये सब भेज रहा है बिना शोर मचाए, बिना दिखावे के। साथ ही बदले में वहां से आएगा ईरान का मशहूर सामान,
सूखे मेवे, केसर और अन्य उत्पाद। इस तरह दोनों देशों के किसान और व्यापारी भी फायदेमंद होंगे। अब अमेरिका क्या करेगा? धमकियां दे सकता है, टैक्स की चेतावनी दे सकता है, लेकिन भारत ने स्मार्ट डिप्लोमेसी अपनाई है। यह व्यापार मानवीय आधार पर किया जा रहा है, यानी ह्यूमैनिटेरियन ट्रेड। कोई भी कानून, कोई भी प्रतिबंध किसी भूखे को खाना देने से नहीं रोक सकता। और भारत इसी बात का फायदा उठाकर अपने रास्ते आगे बढ़ा रहा है। सिर्फ सामान भेजना नहीं, यह ट्रक भारत की बढ़ती ताकत, आत्मविश्वास और अपने फैसले खुद लेने की क्षमता का संदेश है। यह नया भारत है जो किसी के दबाव में नहीं रुकता, अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता और इंसानियत को हमेशा प्राथमिकता देता है। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक भारतीय होने के नाते आपकी क्या राय है? क्या भारत को अमेरिका के दबाव में आकर ईरान के साथ व्यापार कम कर देना चाहिए, या हमें इसी तरह स्मार्ट, निडर और मानवीय व्यापार अपनाकर अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए? नीचे कमेंट करके बताइए। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।